स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, वो है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम मेनली वही कवर करेंगे जो एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एस्टेट के क्वेश्चंस बनेंगे हम वही कवर करेंगे सॉल्यूशन में। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होता है टू या मोर देन टू कंपोनेंट का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं और उससे जो एक मिक्सचर तैयार होता है उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितने भी आपने जो कंपोनेंट मिक्स कर रहे होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि एस्टेट में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने तरीके के सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं। गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ये चार्ट मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप इसको एक बार पढ़ के चले जाना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन, इसमें दो टर्म्स, सॉल्यूशन के चैप्टर में दो टर्म्स हमें पहले सीखनी है कि सॉल्यूट और दूसरी टर्म है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये सॉल्यूट होता है और ये सॉल्वेंट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन की। गैसियस सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा, मतलब उसमें क्या होगा, सॉल्वेंट जो लार्जर पार्ट होगा वो क्या होनी चाहिए, वो गैस होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन कब तैयार होगा, जब सॉल्वेंट क्या होगा, आपके पास लिक्विड होगा और आपके पास सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है, जब आपका सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, तभी हम सॉलिड सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आप याद रखो। अगर गैस सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, तो आप यहाँ पे एक नाइट्रोजन गैस हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फिक्स कर ली कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूट अब हम चेंज करते हैं। अगर हमारे पास गैस का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो गैस हम लेंगे तो ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर लिक्विड लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म हो गया, अगर सॉलिड लेते हैं तो कैम्फर हो गया, ठीक है। अगर लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें हमने लिक्विड में जो सॉल्वेंट लिया वो तो ले लिया हमने वाटर, और जो हम अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन, जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो उसमें जो सॉल्यूट है अगर वो गैस है तो हम कौन सी गैस ले लिया, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन ले लिया हमने। लिक्विड में क्या ले लिया हमने, इथेनॉल ले लिया, और यहाँ पे सॉलिड में क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। इसी तरीके से अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, ये हाइड्रोजन क्या हो गई, ये गैस हो गई। अमलगम क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अमलगम ऑफ Hg, मरकरी का, वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है। और अगर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर इज अ सॉलिड। इसके अंदर क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट सॉलिड है वो कौन सा है, वो Pd है, इसमें सोडियम है, इसमें गोल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये वाला जो टेबल है ये एनसीईआरटी में गिवन है और क्वेश्चन यहीं से आया था। एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो अमलगम ऑफ Hg ये ऑप्शन में गिवन कर रखा था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला चार्ट। मैंने फॉर्मूला चार्ट इसलिए लिखा है कि मैं लास्ट में आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ पे पूरे फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। और जिसमें हम जब मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट के चैप्टर में हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वहाँ पे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ते हैं डीप से। और इस चैप्टर में भी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी ये सब आते हैं, तो इसके लिए मैंने एक लास्ट में एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी मैं हर एक जो इसके अंदर आपके पास जो फॉर्मूला है उसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि क्योंकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, एक तो फॉर्मूला आना चाहिए, दूसरा फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो आना चाहिए। पेपर में अगर आपको फॉर्मूला आता है और अप्लाई करना भी आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। करेंगे कि मास परसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मास परसेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हम ले लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला, इनटू में 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम परसेंट का, वो हम कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे यहाँ पे
वॉल्यूम परसेंट के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है। अब थर्ड अगर आप निकालते हो, अगर आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, इनटू में 100। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले हो गए। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, कि हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। देखो, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आप मिक्स करते हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको जो सिंबल है वो एक्स आप यूज़ करते हो। और अगर पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर दो कंपोनेंट लिए आपने, किसी कौन कौन से, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया। ठीक है, ये दो कंपोनेंट लेके आपने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन ए का बताओ, तो आप इस तरीके से निकालोगे। अगर पूछ ले आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट का बताओ, तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके लिए ऊपर लिख दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, अब मोल्स गिवन है तो आप सीधा पुट करो यहाँ पे वैल्यूज़ और आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अगर आपके पास मोल्स गिवन नहीं है, तो मतलब वेट में गिवन है कि आपको किसी कंपोनेंट का वेट गिवन है, ठीक है, तो आप उसका मोल कैसे बनाओगे, कैसे निकालोगे उसके मोल्स? तो मोल्स का फार्मूला होता है मोल्स निकालने का, ठीक है, जो वेट गिवन है, जिसके मोल्स निकाले हैं उसके जो वेट गिवन है आप उसका वेट लिखो, डिवाइड बाई मोल, उसका मॉलिक्यूलर जो मास है आप उससे डिवाइड कर दो, तो वहाँ से क्या मिल जाएंगे, हमें मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो, इसी फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड कर लिया। मान लो ए कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है। अगर हम बात करते हैं ए कंपोनेंट की, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपको इस तरीके से करना हो तो यहाँ पे अगर देखो, अब ये फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे एन ए की वैल्यू लिखते हैं डब्ल्यू ए ऑफ बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए अपॉन, यहाँ पे भी खोल लो, डब्ल्यू ए बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से ये हो रहे हैं। अब देखो, अगर इस तरीके, अब मोल फ्रैक्शन मान लो एक कंपोनेंट का निकाल रहे थे, हम बोल रहे थे ना कि इसमें क्या कर लिया हमने, डब्ल्यू ए बाई एम ए अपॉन डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस वेट ऑफ बी बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ठीक है, अगर ये इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत 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 कम होती है तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और हम इस डायरेक्ट फार्मूला हमारा इसका क्या बन सकता है, ये बन सकता है। ये गिवन है, नीचे क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ये एम बी ऊपर चला जाएगा और ये डब्ल्यू भी नीचे, ये हो जाएगा। अगर मान लो ये इसकी वैल्यू 100 है और ये 1 है, टोटल कितना हो गया 101, तो 100 और 101 में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस ज़्यादा ना हो तो आप पूरा फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, अब इस पर हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, क्वेश्चन ही है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ दिस बाय मास। ठीक है, अब देखो 20% ऑफ दिस बाय मास, अब इसमें क्या गिवन है, आप देखो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, एन बी। ठीक है, ये मान लो हमने निकाल दिया, ये फॉर्मूला आपने लगाया। ठीक है, अब मान लीजिए जो ए कंपोनेंट है हमने वो सॉल्वेंट है और जो बी कंपोनेंट है सोल्यूट है, आप कुछ भी मान सकते हो, किसी को भी सॉल्वेंट सोल्यूट। ठीक है, उसके हिसाब से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, बस एन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। अगर हम मान लो सोल्यूट ये ले रहे हैं तो मोल्स हमारे पास कितने हैं इसके, निकाल लो, C6H6O2।
अब इसके आप क्या निकालो, मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकालोगे इसके, आपने क्या काम किया, इसका 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 6 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6 और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 2 ऑक्सीजन का क्या हो गया 2, टोटल कितने निकल गए 62। ये हमारे पास क्या निकल गया, इसका हमारे पास मोलर मास निकल गया, हमारे पास कितना हो गया 62 ग्राम पर मोल, ये निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि हमें पता है कि मोल्स, अब ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है किसमें बना हुआ है, वाटर में बना हुआ है। ठीक है, तो मोल्स निकालो वाटर के। अब देखो वो कैसे निकलेंगे, उसके लिए आपको वेट पता होना चाहिए, फिर नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ दिस बाय मास। मान लिया आपने टोटल आपने सॉल्यूशन है उसमें 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है ये 20% बाई मास क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसमें 20 ग्राम क्या हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, बचा हुआ कितना हो गया 80 ग्राम, वो आपका क्या हो गया, वो आपका वाटर हो गया। ठीक है, अब आपको इथाइलिन ग्लाइकोल के जब आपको मोल्स निकालने हैं, आप कैसे निकालोगे, सीधा आप इसका वेट गिवन है 20, मॉलिक्यूलर मास हमने अभी निकाला था 62, ये यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल के आपके पास मोल्स मिल गए। वाटर के निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे 80 और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का 18, यहाँ से आपको मिल गए वाटर के मोल्स। ठीक है, अब इन दोनों के मोल्स आपको मिल गए और सीधा आपको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको ग्लाइकोल का निकालना है, आप सीधा ये फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि इसका पूरा डिटेल ना हम पढ़ते हैं तो वो मोल के चैप्टर में पढ़ते हैं, बट फिर भी नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला जो पढ़ते हैं हम लोग वो पढ़ते हैं मोलैरिटी का। मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर ये ml में यहाँ पे गिवन हो तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इसमें भी क्या करोगे आप, जैसे अगर आपसे वेट गिवन है तो आप क्या करोगे, उसके पहले मोल्स निकाल लोगे और फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। थर्ड फॉर्मूला हम बात करते हैं वो है मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ क्या लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या लेते हैं हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अगर वो ग्राम में गिवन हो तो आप क्या करोगे इनटू में 1000 कर दोगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला, इसको भी आप अप्लाई कर दो क्योंकि आपको मोल्स निकालने तो आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी का। ठीक है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान रखना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाई आपने क्या ले लिया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई ये लीटर में होनी चाहिए वॉल्यूम, आप तो ये ना यूनिट्स का ध्यान रखना, लीटर में होनी चाहिए। वहाँ पे क्या होता है ml में गिवन होता है, अगर ml में गिवन है तो आप फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट ये। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करोगे नॉर्मेलिटी में, अब देखो यहाँ पे तो मोल्स आपको निकालने आ गए ऊपर वाले में। अब यहाँ पे आप बोल रखा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपने जो जितना वेट आपको गिवन है वो लिख दो, उसको डिवाइड कर दो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है आपके पास, किसी का भी मोलर मास आप यहाँ लिख लो जो आप निकालते हो। ठीक है, और उसको डिवाइड करो n फैक्टर से। ठीक है, अब ये n फैक्टर क्या होता है, अगर कोई एसिड गिवन है आपको और बोले कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, जैसे आपके पास क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे भाई, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, आप वैसे प्लस करो सबको। हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है मल्टीप्लाई 2, प्लस सल्फर का कितना होता है यहाँ पे वो लिख दो, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है वो लिख दो यहाँ पे। मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, सबका लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या निकाल दो, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो।
तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो H2SO4 का। तो इसमें अगर मॉलिक्यूलर मास निकालो, कैसे निकालोगे इसका मोलर मास पूरा? तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 2 का क्या हो गया 2 हो गया, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस आपके पास ऑक्सीजन कितना होता है 16, 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा ये 98 आ गया। ठीक है, अब आपके पास पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट निकालो किसका, एसिड का। कौन सी एसिड? ये। तो उसके लिए क्या लिखोगे, इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकल गया, आपने मोलर मास निकाल दिया पूरा का पूरा, यहाँ लिख दो 98 निकल गया। अब इसको डिवाइड, इसके लिए एन फैक्टर क्या होता है? एसिड्स के लिए हमेशा याद रखना हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिसिटी, मतलब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे हम बेसिसिटी से। ठीक है, और बेस की बात करें तो बेस में क्या होता है, हम मोलर बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, उसमें हम डिवाइड करते हैं मोलर मास को एसिडिटी से, यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, इसकी बेसिसिटी क्या होती है, मतलब ये कितने हाइड्रोजन अपने यहाँ से रिलीज कर सकता है, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल सकता है। तो ये कितने हाइड्रोजन निकालेगा, 2 हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, तो 2 निकालेगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम 98 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, 49। ठीक है, ऐसे अगर आपने कोई बेस ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा, 1 हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा, इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी 1। तो जो इसका मोलर मास है वो लिख दो यहाँ पे, डिवाइड बाई इसको 1 से कर दो, वही इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। अगर किसी मान लो कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, उसके अंदर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, उसके अंदर क्या करोगे, उसके आप मोलर मास को डिवाइड कर दो। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, ठीक है, उनके अंदर इस तरीके से निकालो। तो नॉर्मेलिटी थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, बाकी इसमें इतना क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन एक बार आप फॉर्मूला देख के चले जाना। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है मोलैरिटी पे, और मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिर्फ क्या देखते हैं, मास देखते हैं, इसलिए टेम्परेचर का मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलैरिटी पे पड़ता है। ठीक है, अब होता है एक स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट लिख लो जो आपको गिवन है इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप किसी की भी स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। भाई आप कोई सब्सटेंस जैसे आपने चीनी ले लिया, आप पानी में घोल रहे हो, ठीक है, आप उसे घोलते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी जब घुल जाएगी, जब उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आप जो कितनी भी चीनी ऐड करो वो डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप उसको हीट कर दो तो फिर डिसॉल्व होती है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड, इसलिए टेम्परेचर क्या किया है, स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अगर सॉलिड्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या डाल दिया, कोई सॉलिड डाला है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो ली शटलर प्रिंसिपल ने कहा था अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब उसमें हीट हमें देनी पड़ रही है, ठीक है, वो हीट कंज्यूम कर रहा है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसको हीट मिलेगी तो वो और घुलेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर उसको हीट पहले ही वो एक्सोथर्मिक है, अब उसके बाद आप चाहे उसको कितना भी टेम्परेचर दे लो, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पहले उसमें से हीट निकल रही है और फिर आप कह रहे हो आप उसको हीट दे रहे हो डिजोल्व होने के लिए। क्यों डिजोल्व होगा, उसमें से हीट तो उसमें ऑलरेडी है ना उसके पास, तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ली शटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट हम पढ़ते हैं हमेशा गैसेस के ऊपर। ठीक है, अगर गैस की बात करते हैं तो प्रेशर का अगर हम बात करते हैं तो एक लॉ आया था जिसको बोल रहे थे हम हेनरी लॉ, और उसमें क्या था कि उसने एक रिलेशन दिया था किसके बीच में, प्रेशर और गैस की सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन दिया था। ठीक है, अच्छा, इस लॉ ने क्या कहा था, इस लॉ ने कहा था कि जैसे ही आप देखो पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब हम उसको एक तरह से अगर मोल फ्रैक्शन अगर हम लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, या फिर हम उसको कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और हम उसको कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और ये प्रोपोर्शनलिटी जो फैक्टर है इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या लग गया, KH, जिसको हमने क्या बोल दिया, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, KH जो होता है वो उसकी वैल्यू हर गैसेस के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, KH जो होता है एट हाई होता है एट अ गिवन प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाती है, जिसकी अच्छा इसमें क्वेश्चन कैसे आ गया, आपको 3-4 गैस दे दी, उनकी KH की वैल्यू दे दी, अब बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी,
ठीक है। तो आप देखोगे जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा होगी उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये पॉइंट यहाँ याद रखो। और टेम्परेचर की बात करें तो गैस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस में वही मैंने जो बताया था ली चैटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होती है। तो गैस का आप याद रखो कि गैस में क्या होता है, ऑलरेडी एक्सोथर्मिक होती है, तो आप एक बोल सकते हो गैसेस में क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखो कुछ एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ की जो एनसीईआरटी में गिवन है, उसमें से एक दो मैंने यहाँ बता देती हूँ आपको। स्कूबा डाइविंग में जो पहले जो गैस के जो सिलेंडर भर के जाते थे, जो हम लेके जाते थे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, उसमें पहले नाइट्रोजन भरी जाती थी, लेकिन अब क्या होता है उसमें हीलियम भी ऐड करना शुरू कर दिया। वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं अब लिक्विड्स का, लिक्विड सॉल्यूशन का हम क्या पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन का पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड देखते हैं और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें तो भाई सॉल्यूट तो लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है। तो हमने दो तरह के सॉल्यूशन ले लिए, एक में तो सॉल्यूट आपका लिक्विड है और एक में आपका सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर, देखो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड ले रहे हो, आपने क्या करते हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड ले लिए। वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाए, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड ले लिए। तो इसके लिए जो लॉ आया था वो राउल्ट्स लॉ आया था। राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आपको फॉर्मूला याद रखना है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, P1 इज इक्वल टू x1, P2 इज इक्वल टू सेकंड जो दूसरी सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन लिए ना, दूसरा लिक्विड है उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये PI नॉट हो जाता है। ये क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट का। जब वो प्योर थे तब उनका वेपर प्रेशर कितना था, इतना था। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें इतना होगा। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया और ये हमें फॉर्मूला मिल गया, ये होता है हमारे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, अब जो डाल्टन आया था उसने भी अपने एक लॉ दिया, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसमें क्या था, ये जो दोनों था इनका टोटल निकाल दे कि P टोटल निकाल दे कि P टोटल कितना होगा, वो P1 प्लस P2 होगा। यहाँ पे x1 P1 नोड प्लस x2 P नोड P2 नोड। ठीक है, अब x1 और P1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, x1 और x2 जो मोल फ्रैक्शन है टोटल हमने मान लिया, इसका सम जो है वो 1 है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट करी और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि हमारे पास क्या है, P टोटल जो है हमारे पास वो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, P1 नोड प्लस P2 नोड माइनस P1 नोड और मोल फ्रैक्शन। अगर किसी का भी P टोटल पूछ लिया जाए और गिवन हो आपको P2 मान लो गिवन है आपके पास, या आपके पास P1 गिवन है और P टोटल पूछ ले, तो आप इसमें मोल फ्रैक्शन गिवन है, आप इसमें फॉर्मूले में पुट करो और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला याद रखो और उसके बाद ये फॉर्मूला कैसे बना ये याद रखो। ठीक है, अब बात करते हैं फेज में, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आता है, दैट इज दिस। P1 जो होगा पार्शियल प्रेशर वो मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। इन जनरल आप उसको ये वाला फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, कि अगर सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ते हो तो लिक्विड फेज के अंदर राउल्ट लॉ और डाल्टन लॉ, मतलब टोटल पार्शियल प्रेशर आपका निकल गया। और वेपर फेज में अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि वेपर फेज में कितना होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन से मैंने ये ग्राफ बनाया छोटा सा डिफरेंशिएशन करने के लिए कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमेशा RL मतलब राउल्ट्स लॉ ये ओबे करता है राउल्ट्स लॉ को, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है। इसके अंदर मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला जो राउल्ट्स लॉ का आपने जो आपने पार्शियल प्रेशर निकाला है वो फॉर्मूला ये होता है, मतलब ये पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। जो वॉल्यूम निकल रही है मिक्सिंग के बाद वो किसके बराबर होती है, जीरो में आइडियल में, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें जो आपकी इसमें यहाँ पे एंथैल्पी निकलती है यहाँ पे वो भी जीरो होती है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ आप बस इतना याद रखो। ठीक है, ये कभी भी एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं, ये एजियोट्रॉप्स बनाते हैं क्योंकि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, तो ये कभी नहीं बनाते, ये बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो अब अच्छा देखो, पहले आपने एक लिक्विड ले लिया A। ठीक है, आपने मान लो यहाँ पे देखो दो कंपोनेंट है, एक A लिक्विड है, एक आपने B लिक्विड ले लिया। ठीक है, इनकी जो ये आपस में जब प्योर फॉर्म में होंगे तब कुछ AA इंट्रैक्शन होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन तो होती है आपको पता है, तो ऐसे ऐसे करके इंट्रैक्शन होगी। इसके अंदर B इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, जब आपने इन दोनों को एक उसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया, जब इसका सॉल्यूशन बना रहे हो तो A और B प्रेजेंट है। अब इसमें क्या हो जाएगी, AB इंट्रैक्शंस होंगी, AB के बीच में।
ठीक है। जब बात करते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन है, उस केस में क्या होता है कि जो मिक्सिंग के बाद जो ये इंट्रैक्शंस बन रही हैं, ठीक है, ये क्या होती है, ये जो ए इंट्रैक्शन होती है और बी इंट्रैक्शन होती है, इनके बराबर ही होती है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होती हैं इनके बराबर होती है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, नॉट इक्वल टू ए और बी इंट्रैक्शन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, दो तरह के डेविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव की बात करते हैं तो याद रखना है इसके अंदर कि जो ए बी इंट्रैक्शन, जो मिक्सिंग के बाद जो इंट्रैक्शन हो रही है ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कैसी होती है, वो जो प्योर वाली ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन है उससे कम होती है। नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा इससे, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो 0 से ज़्यादा होता है, 0 से ज़्यादा होगा तभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला गिवन था ये भी इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अब मैंने क्या बोला था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होता है। तो पॉजिटिव की बात करोगे तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं, और नेगेटिव की बात करते हो तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। और एक इनका ग्राफ होता है इस तरीके से कि पॉजिटिव में इस तरीके से ग्राफ बनता है, नेगेटिव में नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आप ये पूछ रहे हो कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। एक बार बहुत पहले इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था कि डेल्टा एच इज इक्वल टू मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के, तो आप उसमें देख लो, ये डिफरेंस याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है इनके, ये देखो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ से बनने के चांस होते हैं। देखो पॉजिटिव डेविएशन के, देखो मैंने ट्रिक्स बना रखे हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन की अगर आप एग्जाम्पल याद करो तो याद करना मोस्टली उसमें क्या होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, CH2 और CCl4, ठीक है। जैसे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं CH3OH अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल, साइड मतलब अल्कोहल होते हैं, ठीक है, अल्कोहल। यहाँ पे एसीटोन, साथ में दूसरा क्या हो गया CH2, ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे क्या हो गया CCl4 हो गया, यहाँ पे भी CCl4 हो गया, दिख रहा है ना। तो अल्कोहल या CH2 या CCl4, ये आप एक ट्रिक याद रखो, ठीक है। और आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हो तो इसमें याद रखना कि जैसे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, उसी का क्लोराइड हो जाता है, मतलब ये ब्यूटाइल बुटाइल हो गया, इसमें इथाइल इथाइल हो गया, इसमें बेंजीन बेंजीन हो गया। एक चीज़ इसमें सिमिलर होती है, इथेन इथेन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन हमने लिया है, ठीक है, वो कौन सा लिया है, एल्केन, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन जो होगा उसमें मेनली क्या होता है, एसिड्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स में मेनली एसिड्स होते हैं। बस ये दो एग्जाम्पल छोड़ के, जहाँ पे क्लोरोफॉर्म हो गया और ये वाला, ये दो एक्सेप्शंस हैं, इनको छोड़ के ये क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये दो ट्रिक्स है ना, ये दो ट्रिक, और इसमें ये सब कॉमन, एक चीज़ कॉमन होती है, इतना याद रखोगे ना तो सिंपल एग्जाम्पल आते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ये वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अंदर मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से आप वो ट्रिक अप्लाई करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे, हम 4 पढ़ेंगे इसके अंदर। और ये सब क्या होते हैं, ये हमेशा पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करते हैं, कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं, ना कि उनके नेचर के ऊपर। किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब ये 4 टाइप की कौन कौन सी होती है, एक होती है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड वन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पढ़ते हैं हम इसके अंदर। आप इसके अंदर पूरे डिटेल में जो आपको दे रखा है NCERT, उसमें पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें पेपर सॉल्व करना है और जिन्होंने पढ़ना होगा पढ़ भी चुके हैं। तो आपको अगर इतना भी आता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। देखो ये एक फॉर्मूला है जिसके अंदर P नोड माइनस P बाई P नोड, P नोड क्या होता है, ये है वेपर प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, और ये प्योर सॉल्वेंट का है आपको। और ये x2 जो यहाँ पे जो x दे रखे ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो P नोड माइनस P जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इस पूरे टोटल को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जब आपसे पूछे कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कितना होगा, तो सिर्फ आप इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देना, दिस इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का हो गया, ये भी प्योर सॉल्वेंट का हो गया, ये क्या हो गया, जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का हो गया, और ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को आप एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे एक्सपेंड करोगे, देखो मैंने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, पहले आपको बता चुकी हूँ मैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये है। अच्छा, यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला आपको गिवन है, ये मैंने आपको बता रखा है, उनमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और आपके पास जो है एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, दैट इज़ दिस, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि जब अगर N1 सेकेंड वाले की वैल्यू बहुत बहुत कम हो जाए कंपैरिजन में, तो आप सिर्फ इतना भी ले सकते हो,
ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला इसका अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखो। इसमें क्वेश्चन एलिवेशन वाले में भी ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पूरी डिटेल पढ़ो। मैं आपको बता दूंगी लास्ट में कि आपको क्या करना है, ताकि आपके ये वाले क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे सॉल्व हो जाए। देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जब हम इसके अंदर क्या होगा कि जब भी हम उसके अंदर जो प्योर सॉल्वेंट अगर उसमें कोई सल्यूट वगैरह ऐड करते हैं तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एलिवेशन मतलब बढ़ना, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट के जब प्योर सॉल्वेंट का हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा कि वो इतने पे बॉयल हो रहा है, तो हमने इसका ग्राफ में दिखा दिया कि टीबी नोड जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर किसका, प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि अगर हमने उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया तो जो सॉल्यूशन तैयार हो गया उसका अगर हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वो क्या है जो प्योर वाले था उससे ज़्यादा आया है, वो कितना है, टीबी है, ठीक है। इतने टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल कर रहा है। तो ये जो टेम्परेचर आया है ये ज़्यादा वाला, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो तो कितना आपका टेम्परेचर बढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, वो हो जाएगा डेल्टा टीबी, ठीक है। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी जो सॉल्यूशन वाला है उसमें से माइनस कर दो सॉल्वेंट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर हम पढ़ते हैं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एम क्या है यहाँ पे, मोलालिटी, ठीक है। तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है, मोलालिटी के। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केबी, और इसको हम बोलेंगे, इसके नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका नाम आता है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, ये हमारे पास मिल गया, क्या मिला हमारे पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इनटू में मोलालिटी, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो मोलालिटी का फॉर्मूला मैंने पीछे आपको समझाया वो यहाँ पे खोल दिया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया ये। अगर कोई हमसे पूछे कि मोलिकुलर मास बताओ सॉल्यूट का, अगर टेम्परेचर एलिवेशन इन टेम्परेचर जो हमारे पास चेंज आया है वो इतना है, के बी की वैल्यू इतनी है और बाकी चीज़ गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट में भी हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कम करना, कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आई, ठीक है। देखो, जब हम प्योर सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का मान लिया हमने फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये इतने पे वो फ्रीज कर रहा है। लेकिन जब हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड करी और वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका फ्रीजिंग पॉइंट जब हम चेक करते हैं तो हमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हमें क्या मिलता है, कम मिलता है। तो कितना कम मिलता है, इसमें से ये माइनस कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ गया, उसी तरीके से निकालो, ये आ गया। अब टी एफ क्या होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा, मोलालिटी के, ठीक है। फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए यहाँ पे के एफ आ गया, मोलालिटी, ठीक है। के एफ को हम क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे मोलालिटी को खोल दो फॉर्मूले को, तो हमारे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमेशा सॉल्वेंट का क्या होगा, हम इसमें फ्लो देखेंगे, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ हमेशा ऑस्मोसिस होता है, मतलब फ्लो होता है। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, ये समझना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि एक ऐसा प्रेशर जिसको हम अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, सॉल्वेंट के फ्लो को हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ से जब जहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर दें कि वो फ्लो जो है उसका सॉल्वेंट का वो रुक जाए, वो स्टॉप हो जाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और पाई क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन की आप वैल्यू, अब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या सॉल्व हो गया, एक ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अगर कभी भी मोलर मास पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आप निकाल सकते हो। अब हम पढ़ते हैं, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो दोनों सॉल्यूशन ले रहे हो आप, मान लो जो दो सॉल्यूशन आपने लिए हैं, इसमें भी है और यहाँ भी, तो दो सॉल्यूशन आपने लिए हैं, उन दोनों के अंदर क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ठीक है। तो फिर तो कोई फ्लो होगा ही नहीं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया वो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल समझना कि अगर आइसोटोनिक में आपने मतलब एक सेल यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और यहाँ की कंसंट्रेशन अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं होगा सॉल्वेंट का, ठीक है। अगर हम हाइपो की बात करते हैं, यहाँ पे हमने पानी रख दिया, यहाँ पे आपने रात को किशमिश रख दी,
ठीक है। और आप देखते हो सुबह तक वो किशमिश क्या करती है, फूल जाती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि किशमिश का अगर हम देखते हैं उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूट की, वो ज़्यादा है, और बाहर क्या है, कम है। कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। कंसंट्रेशन यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है। तो हमेशा मैंने क्या बताया, फ्लो कैसे होता है सॉल्वेंट का, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से जो सॉल्वेंट है, जो पानी है आपका, वो यहाँ से किशमिश के अंदर एंटर कर जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा, तो ये किशमिश जो होगी आपकी फूल जाएगी। तो ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो आपने ये सेल यहाँ पे रख दिया, अब हमने देख लिया कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। अब यहाँ कंसंट्रेशन कम है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ का जो सॉल्वेंट हमेशा कहाँ से फ्लो होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा और इसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो सेल है ये क्या कर जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे करके सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये होप आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लगाते हैं, तो उसके दौरान तो हम क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम स्टॉप कर सकें। लेकिन रिवर्स में क्या होता है कि इसमें हम जो है प्रेशर इतना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा उससे ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, ताकि जो है सॉल्वेंट को है वो फ्लो करे कहाँ से, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस में कि ठीक है, हमने ये क्या, हमारे पास सॉल्यूशन है, कोई सेल है जिसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ये एक सॉल्यूशन है इसमें, और यहाँ हमने बाहर प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। तो हमने हमेशा क्या किया, यहाँ पे वैसे तो कंसंट्रेशन कम होती है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है ना। लेकिन जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस लगाएंगे तो उसके दौरान क्या होता है कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। हम क्या बोल रहे हैं, वही चीज़ इसके अंदर कि सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका एग्जाम्पल है डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, कि डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के दौरान हम रिवर्स ऑस्मोसिस लगाते हैं कि अगर सी वाटर में बहुत सारी गंदगी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस लगा के जो उसका सॉल्वेंट होता है, जो पानी होता है, उसको निकाल लेते हैं साफ में, और जो उसमें जो गंदगी होती है वो साइड में रहती है, ठीक है। तो ये डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको ट्रिक से कि आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, आपने देखा कि वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है और उसके अलावा नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4 आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन चारों को अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, उसकी मैं ट्रिक बताती हूँ। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल है कि एक ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपके पास ए है, उसके अंदर कितना, ए के अंदर क्या है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, इसके अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, इन 1 लीटर, ठीक है। और बी के अंदर क्या है, एक बी जो है उसके अंदर क्या है, H2SO4 है, वो भी 1 मोल ही है, इन 1 लीटर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इन दोनों में से ग्लूकोज और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है, इसमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आप कैसे बताओगे उसका, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। अभी थोड़ा ना कि फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा एलिवेशन वाला कि वहाँ से, ठीक है, या फिर हम पूछें कैसे, अरे यार समझ में नहीं आ रहा बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालें। तो इनकी ट्रिक्स होती हैं, वो मैं समझाती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वाला मैंने तुम्हें बताया था कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो नंबर पर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं आई वैल्यू निकालते हैं सबकी, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। आई की वैल्यू मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको, ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए आई की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, वो होती है आपके पास 1, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके पास, उसमें आई की वैल्यू क्या होती है, मान लो NaCl है, तो अगर पानी में डालते टूट जाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अगर एक ले रहे हो तो 1 और 1 2 हो गई आई की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज इज एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी आई की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये टूट जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें कितनी हो गई, 3, कितने पार्टिकल्स बने, 2 और 1 3, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी है, 3, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला शुरू होता है, आपको याद रखना है, एक मिनट, आपको याद रखना है जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स n वो भी ज़्यादा, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर जिसका ज़्यादा, या फिर हम बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें ज़्यादा बन रहे हैं, वो उनके केसेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, वो सारी की सारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज, एन की वैल्यू इंक्रीज, तो ये सारी इंक्रीज, एन आई की जो की वैल्यू इंक्रीज, तो ये सारी इंक्रीज, ठीक है। आप दोनों याद रख सकते हो, एक अगर आपको निकालनी आए तो आप वही चीज़ अप्लाई कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो आपकी सभी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, लेकिन सिर्फ
किसको छोड़ के अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी दिख नहीं रहा, 1 मिनट रुको, किसको छोड़ के हम बात करते हैं, एक फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा हमारे पास आता है वेपर प्रेशर। इनको छोड़ के ठीक है, इनको छोड़ के जितने भी आप निकालोगे सबकी क्या होगी, जितनी भी जैसे अगर फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को छोड़ के बाकी सब प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। इनके केस में क्या होता है, अगर एन की वैल्यू बढ़ी तो वेपर प्रेशर घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। ये दो ही ऐसे हैं जो अगर एन की वैल्यू बढ़ती है तो ये दोनों डिक्रीज़ होते हैं, बाकी सब के सब क्या होता है, इंक्रीज़ होते हैं। ये याद रखना। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करवा रखा है, यहाँ पे देखो ये है चेंज इन वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे प्योर मतलब सिंपल वेपर प्रेशर नहीं पूछा, उसमें चेंज दे रखा है, तो उसी केस में क्या होगा। अब हमने देखा एन की वैल्यू किस में ज़्यादा है, एन की वैल्यू यहाँ पे किस में ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। एन की वैल्यू बी की ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, चेंज इन वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, बी का। ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी किसका ज़्यादा होगा, बी का। अब ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में मैंने क्या बोला, एन की वैल्यू ज़्यादा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए वाले का। ये देखो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप देख रहे हो, तो ये भी किसका, इसमें भी एन की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी एन की वैल्यू बढ़ी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, अगर ये क्या है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिप्रेशन आप निकाल रहे थे। इसमें क्या याद रखना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो वो एन की वैल्यू बढ़ती है तो वो बढ़ते हैं, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये देखो एन की वैल्यू बढ़ रही है तो ये बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सिंपल हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप बात करो तो ये डिक्रीज होता है अगर एन की वैल्यू इंक्रीज होती है। होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए का ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, और ये पेपर में ऐसे पूछते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है। तो हमें क्या ट्रिक याद है कि जिसकी एन की वैल्यू कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये क्या है हमारे पास, एक मिनट, ये देखो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, ये देखो पहला है K4FeCN6, ये है हमारे पास। ठीक है, दूसरा अब इसमें हम आई की या एन की वैल्यू आप निकालो, एक ही चीज़ है। अब एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई वांट अ फैक्टर, तो इनके लिए कैसे निकालोगे, सेम तरीका है। इसको क्या करोगे, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक कर जाएगा, किसमें टूट जाएगा, 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ये इसमें टूट जाएगा। ठीक है, इसमें टूट गया। अच्छा, अब दूसरा हम करते हैं इसके अंदर C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसकी आई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, इसमें आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और एक 5 आ गई। अच्छा, थर्ड हम करते हैं KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसके अंदर कितनी आ गई, 2 आ गई आई की वैल्यू। नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है, 2, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या है, 5, इसमें एक ही पार्टिकल है। आपको पता है एन की वैल्यू भी 1 है, तो मैं कह रही हूँ चाहे आप उसको आई की तरह सॉल्व कर लो चाहे एन की तरह सॉल्व कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है, अगर हम रॉक साल्ट की बात करते हैं NaCl सोल्यूशन की बात कर रहे हैं अगर सोल्यूशन की, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसमें भी कितने हो गए, 2, आई की वैल्यू क्या आ गई, 2, एन की पार्टिकल भी कितने बने, 2। ठीक है, तो देखो एन की वैल्यू से ज़्यादा किस में है, इसमें फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 और इसमें 2, तो इन दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। एन की वैल्यू सबसे कम किस में है, इसमें, तो इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक बार क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो ये आपको गिवन होगा। आप देख लो, इनको देखो, इनको तोड़ के देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट जाएगा, ये K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव में टूट जाएगा, 2K पॉजिटिव NO3 2 नेगेटिव, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब इसको आप तोड़ते हो तो ये भी टूट जाएगा, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में टूट जाएगा, हमारे पास 2 पार्टिकल मिल जाएंगे। इसको तोड़ोगे तो इसमें 4 पार्टिकल्स मिलेंगे, क्यों, इसमें क्या निकल जाएंगे, 3 Na पॉजिटिव निकल जाएंगे, PO4 नेगेटिव एक ही आ जाएगा, तो टोटल 4 पार्टिकल आ गए। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो ना, आपको तोड़ना तो आता ही होगा, इलेक्ट्रोलाइट है, किसमें टूट जाएगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोरीन
नेगेटिव, इसमें तो कितने पार्टिकल हो गए, 3 पार्टिकल। इसकी बात करेंगे तो किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा 2k पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, तो इसमें कितने पार्टिकल हो गए हमारे पास, 3 पार्टिकल। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, सबसे ज़्यादा पार्टिकल। n की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें। जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि n की वैल्यू सिर्फ 2 चीज़ों को ही अफेक्ट करती है। जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होती है तो फ्रीजिंग पॉइंट और सिर्फ वेपर प्रेशर, 2 ऐसे हैं जो सिर्फ n की वैल्यू के साथ अगर बढ़ रहे हैं तो वो दोनों डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। अगर n की वैल्यू बढ़ रही होती है तो ये दोनों डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। बस ये याद रखो, बाकी सब में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आप इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हम पढ़ेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिसोशिएट मतलब एक मॉलिक्यूल आपको गिवन है वो टूट जाना, तो जब डिसोसिएशन होगा, जब टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब एसोसिएशन होता है तो क्या होता है कि 2 मिलके 1 बना रहे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाते हैं, ठीक है। तो अगर वांट ऑफ फैक्टर की, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर आई, जो यूजफुल होता है टू कैलकुलेट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। आई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। की भाई डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने से पहले पार्टिकल कितने थे यहाँ पे, और उसके होने के बाद कितने पार्टिकल हुए, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया एसोसिएशन का, एसोसिएशन में क्या हुआ, जब बिफोर एसोसिएशन कितने थे आपके पास, 1 और 2, कितने थे, 2 पार्टिकल, यहाँ पे 2, और एसोसिएशन होने के बाद कितने पार्टिकल हुए, 1। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1/2, समझ रहे हो, मतलब क्या हो गया, आई की वैल्यू कम हो गई। तो अब हम करते हैं इसका एक फॉर्मूला याद कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये तो मैंने लिख दिया। आई हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, NOT नोट लिख दो, नीचे लिख दो ACB, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूलर, अगर मॉलिक्यूलर मास से दे रखा हो, मोलर मास दे रखा हो, तब आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास बाई कैलकुलेटेड आ जाएगा, एब नॉर्मल। और यहाँ पे अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर इस तरीके से तो ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो जनरल हम यही फॉर्मूला लेके चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एसोसिएशन देखो, अब है डिसोसिएशन की बात करें। डिसोसिएशन आपको फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फॉर्मूला ये वांट ऑफ फैक्टर है आई, और ये फॉर्मूला है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद एक है एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये होता है और आई की वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले याद रख लो, बाकी उसको निकालते सॉल्व पूरा जो डेरिवेशन दे रखी है वो करने की ज़रूरत नहीं है। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा होती है, और फॉर एसोसिएशन में आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। अब इन दोनों में ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, अभी मैंने बताया भी था आपको कि जब भी हम क्या करते हैं, अगर हम एसोसिएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 चीज़ 2 मिलके क्या बनाती है, 1 बनाती है। और आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमने फॉर्मूला एक याद रखना है कि जब नंबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, अभी हम क्या कर रहे हैं एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म हो रहे हो आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है। अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, जो मैंने फॉर्मूला बताया वो याद रखो, बिफोर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना। तो देखो आफ्टर एसोसिएशन कितने पार्टिकल बने, 1 लिख दो, और पहले कितने थे, 2 लिख दो। तो अब इसकी आई की वैल्यू निकाल रहे हो तो कितना आ गया, ये कितना हो गया, 0.5। मतलब क्या हो गया, इसकी आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 से कम हो गई। अगर बात करें यहाँ पे डिसोसिएशन की, डिसोसिएशन मैंने आपको क्या बताया कि ए बी है वो टूट जाता है ए में प्लस बी में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, एक चीज़ जो है वो 2 या 3 में टूट रही है, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, आई का फॉर्मूला सेम यही वाला अप्लाई करो, बस यहाँ पे एसोसिएशन की जगह डिसोसिएशन लगा दो। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने बने, 2, और बिफोर कितने थे, 1। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है।
ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसमें बता रखा है कि डिसोसिएशन में क्या होता है, आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है और एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से कम होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई की वैल्यू 1 होती है। और ये फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, और आपको इसमें सिर्फ इसी पर से क्वेश्चन आते हैं। एक बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रखा था क्या होता है, तो आप ये फॉर्मूला आई की वैल्यू वहाँ पे कोई जैसे मान लो NaCl दे रखा है तो वहाँ पे आप आई की वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद वो यहाँ पे पुट कर दो और आप यहाँ पे अल्फ़ा निकाल दो। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक तरह से। तो आप ये सॉल्व कर दो ये क्वेश्चन पेपर में, इसमें तो आप ये सॉल्व कर दो। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार कर लो, आपका हो जाएगा, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सिंपल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। आप कहते हो नहीं यार मेरे को तो फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो चीज़ें मैंने बता देना, ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, आई कैसे निकालते हो आप। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे पुट करो इसको। देखो ये क्वेश्चन है, क्या है, वांट ऑफ फैक्टर गिवन है किसका, बेरियम NO3 2 सॉल्यूशन है इसका। आपका वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.74। ठीक है, यहाँ से अल्फा पूछ लिया। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब मान लो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, मुझे इसका फॉर्मूला याद है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है, वो आई हमारे पास -1 n -1, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आई है, इसको हम और अगर चेंज करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1/n -1 अल्फ़ा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, देखो अब ये इसको तोड़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे इसमें, देखो तोड़ो इसको, तो ये किस में टूटेगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 NO3 नेगेटिव, कितने हो गए, 2 और 1 3। ठीक है, 3 आ गया, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे नंबर पार्टिकल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, -1 और अल्फ़ा। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.74। ठीक है, 2.74 इक्वल टू 1 प्लस यहाँ कितना हो गया, 2 अल्फ़ा है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2.74 -1 1.74 अल्फ़ा इज इक्वल टू बाई 2, ये हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14। अब ये कितना आ गया, तो ये आ गया 0.87 आ गया। अब इसने पूछा देन डिग्री ऑफ, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में निकालोगे तो 0.87 का किसके बराबर आ जाएगा परसेंटेज, अगर आप इसके निकालते हो तो ये निकलता है 87%, आपके पास आ तो 87%। ठीक है, अब ये सिर्फ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद था, इसी से आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई इज़ अ वांट ऑफ फैक्टर, और आई की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा 1 होती है। अगर कोई ऐसे गिवन होगी, ग्लूकोज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता कि कोई ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसका वांट ऑफ फैक्टर तो आपको नहीं गिवन होता, आप सिंपल देते कि ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होता है, 1, क्योंकि वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और आप सीधा उस फॉर्मूला में पुट करो, आप निकाल सकते हो। तो देखो 2021 में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन आ चुका है, तो पक्का श्योर है कि अभी जो पेपर आएगा उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन एसोसिएशन का आ सकता है। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन हो वो यहाँ पे रखो और सॉल्व कर लो। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये है, बहुत पुराना पेपर है, ये पेपर है 2018 का, जिसमें सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था सॉलिड का सॉल्यूशन मतलब, अब सॉल्यूशन किसका है, सॉलिड का, तो सॉल्वेंट क्या है उसमें, सॉल्वेंट आपके पास सॉलिड है। ठीक है, अब आपके पास सॉल्यूट है, वो नहीं पता, गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसने बोल दिया सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें मैंने वो सॉल्यूशन में मेन पार्ट कौन प्ले कर रहा है, सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट कौन सा है, सॉलिड बता दिया इसने। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखो, कैम्फर क्या होता है, कैम्फर इज अ सॉलिड, कैम्फर क्या है, सॉलिड, इसका मिक्सचर किसमें, नाइट्रोजन गैस, मतलब ये क्या है, एक गैस का सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है, तो ये तो नहीं होगा आंसर में। ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, देखो लास्ट में ये सॉल्यूशन देख लो कौन से गिवन है, वाटर है, तो मतलब ये लिक्विड का सॉल्यूशन है भाई, ये भी एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो इसमें नाइट्रोजन गैस है, गैस का सॉल्यूशन है, ये भी एग्जाम्पल नहीं है। तो बचा कौन सा, अमलगम ऑफ मरकरी जो लिक्विड होता है, ये किसके बराबर, ये विद सोडियम, सोडियम क्या है, सॉलिड, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि आप लास्ट में देख लो 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा आपको।
ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया था कि मेरी टेबल है उससे पढ़ लो, और इसकी ट्रिक भी मैंने बोल दी थी कि लास्ट का सॉल्यूशन देख लो। ये देखो मैंने आपको टेबल दी थी कि ये टेबल याद कर लो, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ देखो अमेलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। ये देखो 2018 का क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का जो क्वेश्चन है इसमें 2019 का क्वेश्चन है, ये क्या गिवन है। ठीक है, 2019 में व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ बेंजीन देन व्हाट इज द मोलालिटी। इसमें मोलालिटी का क्वेश्चन आ गया। बताओ इसमें क्या टफ क्वेश्चन था। मोलालिटी का फॉर्मूला आपको याद है, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आपने लिख लिया। मोलालिटी है ना, तो मास ऑफ आप क्या लोगे, सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, कितना ग्राम दे दिया, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड। ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, मोलर मास निकाल लो। इसे क्या निकलेगा भाई, इसका मोलर मास, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 3, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दूसरे का 16, हाइड्रोजन का 1, इनका प्लस कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अच्छा यहाँ पे कहते, अच्छा डिजोल्विंग 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, मास कितना बेंजीन का कितना दे रखा है, 200 ग्राम, ग्राम में गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रख लो, जैसे इतना देखो केजी, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो। इन सब के लिए ना, जैसे मतलब आप मोलारिटी का फॉर्मूला भी जब लिखते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन आप करते हो, देखो ये देखो मोलारिटी का फॉर्मूला लिखते हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लिया, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हर जगह ये ml में ही गिवन होता है, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में आप 1000 से इसको पहले करके रखो, याद रखो इसको। ठीक है, ऐसे मोलालिटी में भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे मोलालिटी में ऐसे, नॉर्मेलिटी में लीटर को ml मल्टीप्लाई 1000 याद रखो। ठीक है, ऐसे ही अगर मोलालिटी का क्वेश्चन पूछ लेना अब आपसे, तो आप क्या करोगे कि मास जो है वो हमेशा याद रखो कि मास जो है वो केजी में रहेगा, तो केजी के लिए अगर वो क्वेश्चन में ग्राम गिवन करके रखता है ताकि आप क्वेश्चन गलत कर दो, नंबर ऑफ मास मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दो यहाँ पे। और जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ, अब देखो ये गिवन था ना आपके पास, देखो यहाँ पे मोल्स नहीं गिवन है बट चीज़ें डाटा गिवन है, तो मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या है, वेट, जो n निकालो कैसे, बाई मोलिकुलर मास। गिवन वेट कितना है, 6 ग्राम गिवन है। मोलिकुलर मास जो है आप इसको प्लस कर लो, जो इसका मोलिकुलर मास है वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब इस जो ये यहाँ से मोल्स निकल के आ गए, उसको क्या करो, ये फॉर्मूला का जो नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे पुट कर दो। मोल्स मान लो आपके y निकल के आ गए, और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है केजी में। मास कितना गिवन है, 200 ग्राम गिवन है। ठीक है, ग्राम और केजी में इनटू में 1000, इसको सॉल्व कर दो। मोलालिटी का ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा सॉल्व हो गया। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन दी थी, नहीं दी। ठीक है, देखो ये 2019 का सॉल्व हो गया। ठीक है,